नमस्कार, लेमन न्यूज की खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। लोकसभा चुनाव 2014 9 चरणों में संपन्न हो चुके हैं। अब सभी को इंतजार है तो बस 16 मई का यानी कल की तारीख का जब नतीजों का ऐलान होगा। किसकी होगी सरकार, क्या होगा देश का मिजाज, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तमाम सवाल है जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। वहीं नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी एग्जिट पोल्स के नतीजों के बाद काफी उत्साहित है और मान चुकी है कि अब बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ही सरकार बनाने जा रही है और इसे लेकर बैठकों का दौर भी चल रहा है। लेकिन क्या एग्जिट पोल्स के नतीजे सही साबित हो पाएंगे? क्योंकि एक एग्जिट पोल ने नहीं, पूरे देश में ऐसे कई कंपनियां हैं, विशेष करके 7 जो प्रमुख कंपनियां हैं पूरे देश में, सभी ने जो एग्जिट पोल का मुआयना किया पूरे देश में और उन्होंने जाकर के लोगों से पूछा और उन्होंने एग्जिट पोल का जो नतीजा दिखाया है, हर एक का नतीजा जो है 270 से लेकर के 310 तक की सीट के बीच में इंडिया को दिखा रहा है। तो देखिए, किसी एक का अगर कम ज्यादा होता तो समझ में आता था। यहाँ सभी के सभी लोगों ने एक जैसा एग्जिट पोल का अनुमान दिखाया हुआ है, यानी कि ये 100% मोदी सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल। अब कांग्रेस से जयप्रकाश सिंह जी हमारे साथ हैं, उनका हम रिएक्शन लेते हैं। जयप्रकाश जी, हालांकि कांग्रेस के नेता सिरे से खारिज करते आए हैं एग्जिट पोल्स के नतीजों को, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? यानी कल तो रिजल्ट निकलेगा और उसका इंतजार करना चाहिए। और हर बार एग्जिट पोल सही नहीं होता है। कितना बार ऐसा हो चुका है कि एग्जिट पोल कुछ कहता है और रिजल्ट कुछ निकलता है। और अगर ये बीजेपी की सरकार बनती भी है तो कांग्रेस उसके लिए उनको बधाई देगी कि इस तरह का ये नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुद्र है, वो ख़त्म नहीं हो सकती कांग्रेस। जिस तरह से केजरीवाल आकर के कुछ वादा कर गए और उसके वजह से जनता चुन दी, उस तरह से आज मोदी जी ने वादा किए हैं जनता के सामने। इस बहकाव में आकर अगर जनता उनको चुनती है तो मेरा स्वागत है, कांग्रेस पार्टी उनको स्वागत करेगी कि आप उस वादा को पूरा करिए। हम आपका हर अच्छे काम में समर्थन देंगे, लेकिन केजरीवाल की तरह से वादा करके भागने वाला काम मत करिएगा। ये आपसे एक बिल्कुल अनुरोध भी ज्ञानमूर्ति, आपकी बातों को थोड़ा सा काटना इस बात से चाहूंगा कि आप अच्छे अनुभवी एक नेता हैं, समाज सेवी हैं। आप जो केजरीवाल को आप नरेंद्र मोदी जी से कंपेयर कर रहे हैं, तो कहाँ सूरज और कहाँ छोटा सा एक सितारा भी नहीं कहूंगा मैं तो केजरीवाल को, एक आप सूरज को दिया दिखाने वाली बात कह रहे हैं आप। केजरीवाल भगोड़ा जैसा आदमी, जिसको आप ही लोगों ने समर्थन दिया दिल्ली में, आप ही लोगों ने उसको भगाया वहां से दिल्ली से। आप लोगों ने क्यों भगाया वो भी मैं बता देता हूं। आप लोगों ने सोचा अगर केजरीवाल दिल्ली में रह जाएगा तो पूरे देश में मोदी जी को रोकने के लिए कौन उपयुक्त होगा। कांग्रेस के लोग तो सारे लोग फेल हो चुके थे, इसलिए आप लोगों ने एक तरीका निकाला और केजरीवाल को दिल्ली से भगाया। केजरीवाल तो आपका ही आदमी, सभी लोग कहते हैं कि आम आदमी की पार्टी है, नहीं कि वो कांग्रेस की बी टीम है, और आपने उसको भगाया वहां से। अब उनको पछतावा आ रहा है केजरीवाल के लोगों को। कल कुमार विश्वास जी ने कहा कि हम लोगों ने गलत समय पर सरकार छोड़ दी और हमें छोड़ना नहीं चाहिए था। और जो आप कह रहे हो कि केजरीवाल जैसे भाग गए हैं, मोदी जी पिछले 14 वर्षों से गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात का विकास कर रहे हैं, टिके हुए हैं। यहां तक कि उनके ऊपर बड़े से बड़े आरोप लगाए गए, इसके बावजूद वो टिके रहे, वो डगमगाए नहीं। केजरीवाल जैसे आदमी का आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते नरेंद्र मोदी जी से। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं देश की जनता की ओर से, देश की जनता ने जो विश्वास दिलाया है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन जाने दीजिए, फिर आप देखिएगा कि आने वाले 5 साल में कैसे देश का परिवर्तन करते हैं। ठीक है, लेकिन ज्ञानमूर्ति जी, आप सिर्फ मात्र एग्जिट पोल्स के नतीजों से कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि एनडीए नहीं, मैं एग्जिट पोल की आप बात ही मत करिए। एग्जिट पोल तो ये एक बरसात का बुलबुला जो कहते हैं, वो 2 दिन 3 दिन के लिए रहता है, और ये टीवी पे चर्चा के लिए या एक अपना 2 दिन 48 घंटा या पिछला 10 दिन बता दीजिए कि मतलब अपनी चर्चा करने के लिए। चुनावों में भी एग्जिट पोल्स में कुछ और दिखाया गया था, लेकिन बीजेपी उससे काफी देखिए, पीछे एग्जिट पोल हो ना हो, एग्जिट पोल हो ना हो, हम लोग समाज सेवा में या पार्टी में काम करते, राजनीतिक पार्टी में, एग्जिट पोल के बहुत पहले से भी सारी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनाव होने के समाप्त होने के बाद में सभी लोग बैठ करके आकलन करते हैं। जब जिस दिन चुनाव खत्म होता है शाम को 6 बजे, तब सभी लोग उसके बाद से ही जो है अपने बूथ में जाकर के उसमें रिजल्ट देखते हैं कि कितना वोट पड़ा होगा, तो कि उसका अंदाज क्या हो सकता है, लोगों का रुख किस तरफ था, एक अंदाज लगा ही लेते हैं लोगों से। एग्जिट पोल के बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे मीडिया युग आ गया तो एग्जिट पोल आ गया, फिर लोग आ गए उसमें, और एक्सपर्ट लोग आ गए, एक्सपर्ट लोग अपना ओपिनियन देने लग गए। इस तरीके का एग्जिट पोल है। ये तो सिर्फ एक चर्चा का और एक अनुमान लगाने का एक तरीका है, लेकिन जो असली रिजल्ट आएगा वो तो कल आपको पता चलेगा ही, और तब हम जश्न मनाएंगे ही। बिल्कुल, तो जश्न की तैयारी भी भाजपा ने कर ली है, पहले से ही जश्न की तैयारियां हो रही हैं और कल
किस्मत का फैसला क्या होगा ये पता चलेगा कल 16 मई की तारीख को, जब ईवीएम की जो मशीन्स है उनका पिटारा खुलेगा और तब सामने आएगा दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि कितने दावे रह जाते हैं और क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आती है। जयप्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि आप बधाई देते हैं अगर बीजेपी सत्ता में आती है, आप नरेंद्र मोदी को भी बधाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो चूक रही है, कांग्रेस की जो गलतियां रही हैं, उनके बारे में अगर बात की जाए कि आखिर क्यों कांग्रेस अपना प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई 2009 वाला, 2004 जैसा, तो इसके पीछे आप क्या कारण जिम्मेदार मानते हैं? कांग्रेस पार्टी काम करने पर विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी आम जनता के लिए काम करती है, रोटी कपड़ा और मकान देने का काम कर रही है, सस्ते में अनाज दे रही है, राजीव आवास की योजना से उनको मकान दे रही है, रोजगार दे रही है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने एकदम जो चुनाव प्रचार किए हैं, इस तरह के भारत में पहली बार चुनाव प्रचार हुआ है कि इस तरह से जहां गए वहां की बात को लेकर के लोगों को एक तरह से परिवर्तन में लाए, गुमराह किए। इनकी सरकार पहले भी आई थी राम मंदिर बनाने के लिए, लेकिन राम मंदिर बना नहीं पाए, 370 तक की धारा हटाने के लिए वो भी नहीं कर पाए। इस तरह का ही तमाम वादा करके फिर से आए हैं। तो मैं इनको शुभकामना दे रहा हूं कि भाई अगर आप इस तरह के तमाम वादा कर रहे हैं जो आप कर ही नहीं सकते, तो जरा करके दिखाइए। तो आप जो वादा करते हैं उसको करिए। जिस तरह से केजरीवाल ने वादा निभाया नहीं और छोड़ के जाना पड़ा, मेरा पूरा विश्वास है कि इनको उसी तरह से छोड़ के जाना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी आज़ादी दिलाई है, देश की जनता की भला कांग्रेस पार्टी चाहती है। जिसने पेड़ लगाया वही इस पेड़ का सृजन ठीक से करता है, वह है कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी दिलाया है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं ज्ञान मूर्ति जी से। ज्ञान मूर्ति जी, तो ये मान रहे हैं कि प्रचार करने में नरेंद्र मोदी आगे रहे हैं, बीजेपी का प्रचार जो तंत्र था वो सफल हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी लोगों के बीच जाकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं, क्या? नहीं, टोटल नहीं, एकदम सरासर गलत बात है। मोदी जी बेशक प्रचार में आगे रहे, वो बात तो सही है, लेकिन प्रचार में आगे रहने का कारण क्या था? कारण यही था, आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस ने जो 60 वर्षों से कांग्रेस तो सत्ता में रही है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो देश का लूट मचा के रखी थी, उस कारण लोग त्रस्त थे, महंगाई से लोग त्रस्त थे। हमने क्या गुमराह किया लोगों को? आप जानते हैं महंगाई थी, तो हमने महंगाई का मुद्दा रखा, इसमें गुमराह करने की क्या बात आप कह रहे हैं? आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई। अरे भाई, आपने देश के आजादी में कांग्रेस के लोगों ने हिस्सा लिया होगा, वो बात सही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने आजादी दिलाई। बहुत से लोग थे, बहुत सी पार्टियां थी, बहुत से संगठन थे, आप उन सभी को भूल कैसे जाते हैं? आप हमेशा बार बार कहते हैं कांग्रेस ने आजादी दिलाई, ये सरासर गलत है। आप गुमराह तो आप लोग करते हैं। आप जो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, आप देखिए, आपके राज बब्बर कहते हैं कि 12 रुपए में पेट भर जाता है, इस तरीके की रोटी की बात करते हैं। और ये व्यापार में देख लीजिए, महंगाई इतनी डाल दिया इन्होंने। राजीव गांधी आवास योजना के तहत इन्होंने बोला कि हम मकान दे रहे हैं। राजीव गांधी आवास योजना के तहत इन्होंने एक भी अगर मकान दिया होगा तो बोलिए मैं सब सारी शर्तें हारने के लिए तैयार हूं। ये सब गुमराह करने का काम तो कांग्रेस ने किया है भाई, और हमेशा से ये रहा है। फूट डालो राज्य करो, ये कांग्रेस की नीति रही है। अब बीजेपी किसी तरीके से लोगों के समर्थन से, देश की जनता की चाहत की वजह से बीजेपी सत्ता में आ रही है, कांग्रेस के लोगों से पच नहीं रहा है। एक बात मैं जरूर मानूंगा कि कम से कम पहली बार मैं कांग्रेस के किसी अच्छे नेता जो जयप्रकाश जी यहाँ बैठे हैं, कि उनके मुंह से मैंने सुना कम से कम वो हमारा स्वागत करेंगे, और ये मान रहे हैं अपनी हार को। ये इस बात का मैं स्वागत करूंगा। जयप्रकाश जी, आप हार मान चुके हैं? नहीं, हार मानने का सवाल नहीं आता है। जिस तरह से आपका एग्जिट पोल सब बता रहा है, अगर ऐसा हुआ तो हम इनका स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कोई जनता के लिए अच्छा काम करता है, कांग्रेस पार्टी भी अच्छी काम कर रही है, तो स्वागत करेंगे। लेकिन केजरीवाल की तरफ से भागे नहीं, जो वादा करे वो पूरा करें। केजरीवाल, जयप्रकाश जी, आप मुझे एक बात बताइए। ये जो बोल रहे हैं, आज मैं मानता हूं मैडम कि महंगाई एक मुद्दा है जिससे कांग्रेस पार्टी भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, और जनता को एक परिवर्तन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है, इसलिए करता है। लेकिन भ्रष्टाचार की जो बात करते हैं, जब इनकी सरकार थी तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण घूस लेते हुए पकड़े गए। जब इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस ले रहा है तो इनकी सरकार अगर दोबारा आ जाएगी तो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष से आम कार्यकर्ता तक वही काम करेगा जो पहले कर चुका है। महंगाई की क्या बात करेंगे? इनकी सरकार गई जब इनके यहाँ 60 रुपए किलो आलू और प्याज बिकता था, इस कारण इनकी सरकार गई। आतंकवाद का क्या बात करेंगे? जब इनके टाइम पर संसद भवन में हमला हुआ, हमला करने वालों को इसने कोई सजा नहीं दिया, इन्होंने बल्कि कंधार पहुंचा के आ गए उन आतंकवादियों को, और कांग्रेस पार्टी ने लेकिन उस आतंकवादी को फांसी की सजा दी।
इस तरह का तमाम काम जयप्रकाश ना ये लोग जी, लेकिन आतंकवाद पर कुछ ये काम कर सकते हैं, ना ठीक है। महंगाई पर कर सकते हैं। ठीक है केवल लेकिन देश कहीं को ना गुमराह कहीं है, महंगाई मंदिर एक मस्जिद मुद्दा बनाने के रहा नाम पर है। देश को गुमराह करेंगे। जयप्रकाश इसके जी, अलावा कहीं कुछ ना नहीं कहीं करेंगे। महंगाई एक मुद्दा रहा है और ये कांग्रेस के नेता मानता अपनी हूं। जबान से बोलते हुए खुद ही स्वीकार करते हुए दिखाई हाँ। दिए हैं, प्रचार के दौरान भी, भाषणों के दौरान भी। क्यों नहीं मान लेते हैं आपके महंगाई बहुत बड़ा महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, इस बात को मैं शासन में मानता हूं। जनता भ्रष्टाचार इससे जो त्रस्त है, मुद्दा हम भी रहा इससे है। त्रस्त हैं, इस बात को मानता हूं। जयप्रकाश जी, लेकिन मैं यह आपसे ये पेट्रोल पूछना डीजल चाहता जो हूं बाहर से आ रहा कि है, जो यह महंगाई के लिए एक बड़ा मुद्दा हो गया कि पेट्रोल डीजल जो बाहर से आ रहा है वह भारत में तो पैदा नहीं होता है, उसकी महंगाई को ऐसे और भी इस पर पड़ गया यही है, बात तो मोदी जी रह कह रहे हैं। गया। जयप्रकाश जी, जरा मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। आपके सारी बातों को पहले मैं ये बता दूं, जवाब दे दूं। आप जो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाते हैं, हमारा देश भी जो है एक समुद्र के किनारे, 1/3 से ज्यादा हिस्सा समुद्र के किनारे है। सारे विश्व में समुद्र में से तेल निकाले जाते हैं, हमारे देश में क्यों नहीं निकाला जाता है? इस बात का ही तो मोदी जी पैरवी कर रहे हैं कि हम अपने डिफेंस में आगे क्यों नहीं जाते हैं। हमारे देश में ऐसी मशीन गने, ऐसे हथियार बनने चाहिए कि दूसरे के देश हमसे खरीदें। हर बार ऐसा होता है कि देश जो है हथियार दूसरों से खरीदता है, हमारा देश निर्भर क्यों नहीं होता है? दूसरा, वही मैं ऑयल की बात कर रहा हूं, हमारे देश में हम ऑयल एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं करते हैं? हमारे देश में अगर हम अभी से शुरुआत करेंगे, आने वाले 10-20 साल के अंदर हम इतना आत्मनिर्भर हो जाएंगे कि हमारे देश में हम दूसरे देश के भरोसे बैठेंगे नहीं, तब जाकर के ये महंगाई कमी होने की बात होगी। आपने इसके लिए देश में 60 सालों में क्या किया? आप बता दीजिए। ऑयल एक्सप्लोरेशन में आपने क्या किया? हथियार डेवलपमेंट में आपने क्या किया? देश की रक्षा के लिए हमको हथियार की जरूरत पड़ती है, उसमें आपने खुद के लिए क्या किया? हमसे छोटे छोटे देश हैं जो हमसे कहीं आगे निकल गए हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक के आइटम ले लीजिए, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम से हमसे बहुत छोटा देश साउथ कोरिया है, उसके ऊपर देखिए आप साउथ कोरिया रहेगा, लेकिन हमारा देश तो कहीं दिखता नहीं है। 60 सालों में आपने इस देश के विकास के लिए कुछ नहीं किया और आप बार बार एक बंगारू लक्ष्मण जी का एक मुद्दा उठाते हैं, उसको आपने तहेलका के, उनको नाम में उनका याद नहीं आ रहा है, उनको कैसे आपने किया, जो आज वो रेप केस के अंदर फंसे हुए हैं, आज आपने उनको वापर के लिया। सारा सबका पाप बाहर निकल गया है, उस पाप में आप देख रहे हैं आप कैसे भागीदार थे। जयप्रकाश जी, आप बताइए, 60 साल तक पार्टी ने राज किया, कांग्रेस का शासन रहा, सबसे पुरानी पार्टी, कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत जरूर है। यहाँ पर ये सोचनीय विषय है, चिंतन का विषय है, आत्मविश्लेषण का विषय है। अगर जिस तरीके से एग्जिट पोल्स के नतीजों पर अगर ध्यान दिया जाए, इतनी बुरी हार कांग्रेस की कभी नहीं हुई है। अगर उसी अनुसार वाकई में कल नतीजे सामने आते हैं तो ये बड़ा आत्मविश्लेषण का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए हो जाता है। मैडम, अभी रिजल्ट आया नहीं है, आप देख लीजिएगा, उतनी बड़ी हार की सवाल नहीं आता है। हाथी मरने के बाद भी 10 कुंटल का होता है। कांग्रेस इतनी नहीं है कि उतनी बड़ी हार हो जाएगी। सबसे बड़ी, अगर बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस विपक्ष में बैठेगी। उनके बाद अगर इस तरह की आई तो, और 2-4 महीने में जैसे केजरीवाल जी का सुन करके पूरी जनता उनके साथ हो गई थी, उस तरह से इनकी सुन करके पूरी जनता साथ हुई है। इनको भी एक बार सरकार को बनाने का मौका मिला था 10 साल पहले, सरकार चलाए थे। न महंगाई में कुछ कर सके, ना आतंकवाद में कुछ कर सके, ना भ्रष्टाचार में कुछ कर सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 1-2-4 महीने, साल 2 साल की सवाल होगी। 2 साल बाद फिर जनता कांग्रेस को लाएगी और कांग्रेस ही आम जनता का काम करेगी। हमने कांग्रेस का शासन भी देखा और अब बीजेपी अगर शासन में आती है तो हम उसका शासन भी देखेंगे। जो घोषणा पत्र में दावे किए गए हैं, हम आपको समय देंगे, हम वापस आएंगे। इससे पहले हम चलेंगे, संजय मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लोगों के बीच में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि वो लोगों के साथ मौजूद हैं। संजय, आप लोगों के बीच मौजूद हैं, यही लोग हैं जिन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को चुना है, जो अब संसद तक जाएंगे और संसद से देश को चलाने वाले हैं। लोगों का मन क्या कह रहा है, वोटरों का मन क्या कह रहा है? बिल्कुल सुष्मिता, मैं इस समय उपनगर के उस सांताक्रूज पश्चिम इलाके में खड़ा हूं जहां पर बड़े पैमाने पर लोग मेरे साथ हैं। चूंकि एग्जिट पोल का जो माहौल इस समय देखने को मिल रहा है, उसको लेकर अलग अलग से अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, अनिल नायर हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, चूंकि इन्होंने कई चुनाव देखा है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, क्या लगता है आपको, एग्जिट पोल जो बता रहा है उसके मुकाबले क्या सोच रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा कि एग्जिट पोल का जो नतीजा मैंने देखा हुआ है, तो उसमें ये साफ तौर से बीजेपी को दिल्ली में बहुमत मिल रही है और आशा करता हूं कि बीजेपी जो पिछली सरकार है उससे बड़े होकर काम करे। जनता की जो आज के जो मुद्दा है, जो जनता पीड़ित है, जिस मुद्दे से जनता पीड़ित है, वो बीजेपी अच्छी तरह से अवगत है और अपने सरकार बनाने के समय उन सारे मुद्दों को ध्यान रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं,
चूंकि साल 2004 में भी हमने देखा था एक शाइनिंग इंडिया का माहौल था, बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव के दौरान अटकलों का जो बाजार था वह गर्म था। ठीक उसी तरह साल 2014 के इस लोकसभा चुनाव का दौर देखा जा रहा है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कुछ। जैसे इंडिया शाइनिंग का नारा प्रमोद महाजन जी ने दिया था, मगर उस पर कुछ भी नहीं हुआ, सब टाटा फिश हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बार भी 170 से 180 के अंदर सिमट जाएगी और कोई चारा नहीं है। 170 से 80 के बीच सिमट जाएगी। अलग अलग लोग अलग अलग अंदाज में अपनी बात कर रहे हैं। रफत हुसैन हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कई चुनाव देखे हैं और खास करके जिस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में हम खड़े हैं सुष्मिता, यह उत्तर मध्य मुंबई संसदीय क्षेत्र है और साथ ही यहाँ पर उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र है। दोनों अलग अलग लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। एक तरफ जो गढ़ है वह कांग्रेसी नेता का है, गुरदास कामत का, दूसरी तरफ प्रिया दत्त का है। तो ऐसे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस रूप में इसे सोचते हैं ये रफत हुसैन साहब। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहूंगा लेमन चैनल का, कि जिन्होंने इतनी अच्छी बात उठाई है। क्योंकि आज मैंने देखा है पिछले 2 महीने से बीजेपी की जो हवा बनाई है वो आप ही लोगों ने बनाई है। नेशनल चैलेंज जो ये दिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ टोटली झूठ है। और ये इतनी बड़ी झूठ दिखा रहे हैं, जैसे 2014 में उन्होंने शाइनिंग का जो मुद्दा हमारे भाई ने बताया, बिल्कुल सही, लेकिन शाइनिंग का क्या हुआ, क्या उसका रिजल्ट आया? 0। और आने वाला वक्त जो है, अभी कल आपको ये टाइम तक आपको मालूम पड़ जाएगा, जो बीजेपी चाहती है कि मैं जैसे एग्जिट पोल आए हैं 280, अरे क्या खाने का काम है 280 लाना? क्या समझ रहे हैं ये? कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि इनकी 150 सीट के आसपास ये सिमट जाएंगे। और इन्होंने जो इस बात बता रहा हूं, जहां पर मुस्लिम एरिया है वहां पानी की जबरदस्त किल्लत है, वहां लाइट नहीं है, वहां मुसलमानों को सताया जा रहा है। और जो ये बातें कही जाती हैं कि मुसलमान मोदी के साथ है, मैं समझता हूं एक भी मुसलमान जो मुसलमान होगा वो मोदी के साथ नहीं होगा। ये तो परिणाम तय करेगा। आपसे जानना चाहेंगे अजय, आप एक यंग ब्लड है, काफी कुछ आपने देखा है, आप किस रूप में इसे लेते हैं? मुझे सरकार से तो कोई मतलब नहीं है। जिस जिले में मैं रहता हूँ, उत्तर मध्य जिला में, मुझे उस जिले का विकास चाहिए, उस जिले में काम होना चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए मशीन्स वगैरह होना चाहिए, बच्चों लोग के लिए एडमिशन के लिए सुविधा होना चाहिए। जैसा उनको अभी हमारे क्षेत्र में आज से 10 साल से प्रिया दत्त जी सांसद है वहां से, तो ये टाइम भी चुना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है अब की बार अगर वो जीत जाए तो लोगों का जो समस्या है खुद 1 to 1 क्लियर करे और लोगों की समस्या हल करे। हर बार ऐसा देखा गया है। विनोद जैन हमारे साथ हैं, सुष्मिता उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, चूंकि यह भी उम्र दराज है, काफी इन्होंने चुनाव देखा हुआ है। जैन साहब, किस रूप में देखते हैं आप यह चुनाव का पूरा आलम? ये जो चुनाव हुआ है, इस तरह का चुनाव हमने कभी नहीं देखा। हमारे महाराष्ट्र से वाराणसी में 10 से 15 हजार आदमी भेजे जाते हैं वाराणसी, वहां पे मोदी 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 किया जाता है। ये क्या चीज है? इस तरह इंडिया से सब जगह वहां जाके भर्ती हो गए। अरे तो फिर तुमको इतना ही है, इतना ही जोर था तुम्हारा, तो सामने वाले लोग को तो एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए, उनके घर के भी वोट नहीं मिलने चाहिए थे तुमको। वह मोदी मोदी, इस तरह मोदी ने जिस तरह हवा फैलाई हर जगह, इस तरह अपने अपने 1-1 लाख आदमियों को वहां जमा करके सब कुछ करके, तो फिर तो 500 की 500 सीट ले जाओ ना भाई आप। देखिए, मानना तो पड़ेगा आपको, चूंकि इस बार का जो चुनाव है, इसके पहले जो साल 2009 के चुनाव थे, उसके पहले साल 2004 के जो चुनाव थे, इस बार का चुनाव काफी अलग हटके दिखाई दे रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि? हाँ, लग रहा है, सही बात आपने कहा है। जिस तरह इंडिया से, आप बताइए, आप महाराष्ट्र से 5000 पब्लिक जाती है, उनका खर्चा कौन उठा रहा है? आज अदानी के शेयर बढ़ गए, भाव बढ़ गए, वो किस तरह बढ़ रहे? अंबानी के शेयर भाव बढ़ रहे हैं, जो एकदम डाउन हो गए थे वो फिर से ऊपर आ रहे हैं। शेयर बाजार इतना ऊंचा जा रहा है कि ये व्यापारी लोग मोदी को आगे करके, अमित शाह को आगे करके ये सब चीज कर रहे हैं। सुष्मिता, एक नई चीज देखने को मिली है, शेयर बाजार जो है वह लगातार अपना जो आंकड़ा है वह छूता जा रहा है। और कुछ लोगों का यह साफ तौर पर यह कहना है कि व्यवसायियों ने मिलकर यह एग्जिट पोल का स्वांग रचा है और अब यह पूरी तरीके से विफल साबित होगा, ऐसा इन्हें पूरी तरीके से यकीन है। आपसे जानना चाहिए। जी। अडानी और अंबानी को ब्लेम करके कोई मतलब नहीं है। विकास जब होता है तो किसी कंपनीज को ब्लेम करके मतलब नहीं। अगर ये कंपनीज नहीं होते तो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ते। कंपनीज को बढ़ावा देना चाहिए, तब ये देश की प्रगति होगी। और
किसी देश के सामने यानी यूनाइटेड नेशंस के सामने या यूनाइटेड स्टेट्स के सामने इंडिया जो है एक उभर के देश है। संजय जी, खर्च की बात यहाँ पर उठी है तो खर्च के मुद्दे पर भी हम लोगों की राय जानना चाहेंगे, क्योंकि इस बार का जो चुनावी खर्च है वो अब तक के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे ज्यादा चुनावी खर्च बताया जा रहा है। 3,426 करोड़ रुपए सिर्फ सरकारी खर्च हुआ है चुनावों के दौरान। वहीं कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं अगर सभी दलों के पार्टियों के उम्मीदवारों की बात की जाए तो। क्या जनता को लगता है कि इतने करोड़ों रुपए के जब पानी की तरह बहाए गए हैं, करोड़ों के वारे न्यारे हुए हैं, तो क्या नई सरकार से उनकी क्या उम्मीदें? क्या जनता के जो सरोकारों के मुद्दे हैं, जनता विकास चाहती है, पानी चाहती है, बिजली चाहती है, सड़क चाहती है, महंगाई से निजात चाहती है, तो इतने करोड़ों खर्च करने के बाद क्या जनता को जनता के सरोकारों वाली सरकार मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल मैं जैन साहब से पूछना चाहता हूं। विनोद जैन है, हम आपसे जानना चाहेंगे 3,426 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तिजोरी से निकलकर खर्चा हुआ है इस लोकसभा चुनाव में, और हम कुल तकरीबन तमाम राजनीतिक दलों के खर्चे की यदि बात करें तो इस बार का चुनावी खर्चा 30,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। क्या आने वाली जो जनता है उससे कोई फायदा मिल पाएगा जनता को? जी नहीं, कुछ नहीं मिल पाएगा, भाव और बढ़ेंगे। मैं अनिल नायर जी का बात कर रहा हूँ अभी, जो उन्होंने कहा कि विकास किस तरह होगा। इस तरह विकास नहीं होगा। 3 लाख किलोमीटर मोदी जी घूमते हैं तो उसका खर्चा किसने उठाया है? 3 लाख किलोमीटर घूम रहे हैं, फ्लाइट में डेली आ रहे हैं, 5-5 स्टेट कवर करते हैं। किसने हासिल करने के लिए तमाम राजनीतिक दल है, वह कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। किसने दिया ये पैसा? कितने दिया? बीजेपी बोलती है हमारे पास पैसा नहीं, हम 5-5 रुपया डोनेशन लेके कर रहे हैं। तो कितने पैसे इकट्ठा किए उन्होंने 5-5 रुपए करके? जी कुछ कहना चाहते हैं अनिल जी? जी, तमाम राजनीतिक दल इस इलेक्शन का पूरा फायदा उठाए और हर एक पार्टी जो है वो एयरक्राफ्ट से ही ट्रैवल किया, क्योंकि लिए कुछ ऐसे प्रांतों में जाना पड़ता है जहाँ पे रेल और रेल की सुविधा नहीं होती, तो वहाँ पे एयरक्राफ्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे, इसके अलावा हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहता हूँ, वही सवाल फिर से दोहराता हूँ मैं आपको कि 3,426 करोड़ के आसपास केंद्र सरकार की तिजोरी से पैसे खर्च किए गए इस चुनाव को लेकर, और दूसरी तरफ 30,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा तमाम राजनीतिक दलों के खर्चे को यदि बात करें तो यह पूरा आंकड़ा चुनावी खर्चा है 30,000 करोड़ के आसपास है। क्या नई सरकार जो आएगी, इतने बड़े पैमाने पर खर्च किए गए, इससे कोई जनता को राहत मिलने वाली है? वो 26,000 करोड़ का जो आप बता रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि उसका फायदा ये मिला है कि आपका वोट का जो रेट है वो ज्यादा बढ़ा है। उन्होंने उसका जो है तमाम कैंपेन किया, तो उसका फायदा जो है ये आपको पहुंचा है। अब रही बात 30,000 करोड़ रुपए की, तो ये जिन लोगों ने 30,000 करोड़ रुपया खर्च किया वो कहाँ से आया है, कैसे खर्च किया है, ये तो उनसे पूछा जाए। दूसरे, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आज मीडिया सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जो स्वांग रच रही है, मोदी मोदी मोदी। आज मोदी जी के आकाओं ने खुद सर्वे कराया है, यानी कि आरएसएस ने, तो उन्होंने बोला है कि जो हम मैंडेट हासिल करेंगे तो उसमें हमको और लोगों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जो उनके आरएसएस का जो सर्वे है वो खुद साबित कर रहा है कि हमको क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा है। लेकिन आरएसएस ने साफ तौर पे कह दिया कि उनका किसी तरह का कोई भी एग्जिट पोल नहीं है। अभी उनका पेपर में आया है, उन्होंने एग्जिट पोल कराया, अपना सर्वे कराया है, वो खुद बोले हैं कि हमें जो है वो मैंडेट नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए, जो आरएसएस बोल रही है और जो बीजेपी बोल रही है, तो ये डिफरेंस क्यों हो रहा है? संजय जी, हम आपके पास वापस आएंगे। तमाम जो आम जनता मौजूद है, जाहिर है उनके मुद्दे बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं, क्योंकि यही लोग सरकार बनाते हैं, लोगों को संसद तक भेजते हैं और जिससे देश चलाया जाता है। हम वापस आएंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तमाम मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं, जल्द इसी मुद्दे पर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो कल 16 मई को नतीजे घोषित होने वाले हैं, मतपेटियों का पिटारा खुलेगा और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और देश को एक नई सरकार मिलेगी, जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम आने वाली सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस से जयप्रकाश सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से ज्ञान मूर्ति शर्मा जी हमारे साथ हैं। ज्ञान मूर्ति जी, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ा गया और नरेंद्र मोदी वेव, मोदी लहर की जो बात की गई, कहीं ना कहीं अगर बीजेपी आश्वस्त है कि एनडीए सत्ता में आने वाली है, बीजेपी सत्ता में आने वाली है, या फिर एग्जिट पोल्स के नतीजों पर ही हम नजर डालें तो उसमें मोदी जी के नेतृत्व का असर आया है, मोदी फैक्टर एक बड़ा चमत्कारिक रोल करता हुआ क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है? देखिए, बेशक मोदी जी की लहर है और मोदी जी का ही फैक्टर काम कर रहा है। उसका कारण ये होता है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें अपनी क्षमता दिखती है, जिसमें अपनी ताकत दिखती है, देश को चलाने का एक संभावना दिखती है। ऐसे व्यक्ति पे जब विश्वास पूरे देश की जनता करने लगती है
तो उसका पक्ष और उसका व्यक्तित्व आगे जाता ही है। ऐसे में मोदी जी के वजह से ही जो भारतीय जनता पार्टी आगे आई है। जैसे कि किसी क्रिकेट टीम में जब उसका कैप्टन बहुत अच्छा खेलता होता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम चल रहा है, अच्छा खेलते हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और टीम को हमेशा विजय दिलाते हैं, तो ऐसे पोजीशन में जो टीम का ही नाम होता है। धोनी जी का नाम तो होता है, उसी तरीके से मोदी जी का भी नाम हो रहा है और मोदी जी के नाम के वजह से ही भारतीय जनता पार्टी का नाम हुआ, उनकी लहर चली है। और मोदी जी का नाम क्यों चला है? सिर्फ ऐसे नहीं कि मोदी मोदी कहने की वजह से, या आज जो आरोप लोग लगा रहे हैं, बेतुका आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया ने उनको हवा दिया, मीडिया ने उनको हवा दिया। अरे भाई, मीडिया ने तो केजरीवाल को भी हवा दिया था, मीडिया ने तो कांग्रेस के लोगों को भी हवा दिया था। जब मीडिया कांग्रेस के लोगों को हवा देती है, केजरीवाल को हवा देती है, तब अच्छा है। और जब मीडिया ने देख लिया मोदी जी का वक्तृत्व, उनका काम, उनका सब कुछ रिजल्ट देखा, अब मीडिया जब उनका कौतुक करने लगी तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। मैं जनता की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं। अभी आपने देखा जो दर्शक कह रहे थे, ये सब कांग्रेस के दर्शक थे, लोग थे, जो हताशा इनकी दिखाई दे रही है। उनकी हताशा इस बात से दिखाई दे रही है कि यदि मोदी जी आ गए तो मोदी जी आएंगे तो जरूर 10 से 15 साल राज करेंगे और इस देश से सारे कचरा साफ कर देंगे। भ्रष्टाचार हो या महंगाई हो, वो सब पे काबू पा लेंगे। इस बात की हताशा दिख रही कांग्रेसियों में। जयप्रकाश जी, कांग्रेसियों में इस तरह की हताशा दिख रही है कि अगर मोदी जी आते हैं, बीजेपी आती है, तो ये इस तरह की जितनी भी समस्या है वो दूर हो जाएंगी, महंगाई पर काबू पा लेंगे, भ्रष्टाचार पर काबू पा लेंगे। तो कहीं ना कहीं हताश है कांग्रेसी और कांग्रेस के समर्थक। कांग्रेसी हताश नहीं है, बीजेपी हताश है। कचरा साफ कर रहे हैं, बात सही है, अपने पार्टी का कचरा साफ कर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी को हटा रहे हैं, सुषमा स्वराज जी के पीछे पड़े हुए हैं, मुरली मनोहर जोशी जी के पीछे पड़े हुए हैं, इन लोगों को हटा रहे हैं, जसवंत सिंह जी को हटा रहे हैं। ऐसे लोगों को हटा रहे हैं, कचरा साफ कर रहे हैं। अपने पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, जो आदर्श लायक लोग हैं, उनको हटा रहे हैं। ऐसे लोगों को कचरा समझ रहे हैं। अभी आपके चैनल के माध्यम से आम जनता की आवाज सुनाई दी, जिससे मालूम पड़ा एक जैन साहब थे, गुजराती थे, उन्होंने मोदी जी के बारे में बताया कि किस तरह से बाउंडर रचा जा रहा है और क्या विकास हुआ है गुजरात में। रफत हुसैन जी ने बताया। इस तरह के अभी आम जनता की आवाज आपके सामने सुनाई दी कि केवल हवा चल रहा है, जैसे केजरीवाल का हवा चला। और इन लोगों की तो वही हाल है कि असली चेहरा छुपे रहे, नकली चेहरा सामने है। आप देखी होंगी रामदेव स्वामी जी ने काला धन के लिए कितना चिल्लाया, देश को गुमराह किया, लेकिन आपके टीवी के माध्यम से दिखाई दिया होगा कि उन्होंने कहा काला धन के बारे में अपने एक महात्मा को, जो सांसद के उम्मीदवार हैं, ये बात यहाँ मत कहो, ब्लैक मनी की बात मत करो। उन्होंने कहा कि पैसा लाने में बड़ा तकलीफ हो रहा है, ब्लैक मनी लाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। उन्होंने कहा इस बात को यहाँ मत कहो, टीवी की आवाज चालू है, माइक पर सुनाई दे रहा है। तो इन लोगों का एक अभी दलित समाज के लिए इन लोगों ने कितना अपमानित किया, वो भी आप सुने होंगे। तो इन लोगों का असली चेहरा छुपा के नकली चेहरा सामने रखते हैं। देश की जनता को बहुत जल्दी पहचान में आ जाएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बीजेपी में ही खींचतान चल रही है, क्या वाकई मान रहे हैं? क्योंकि कल इस तरह की खबरें आई थी, सुषमा स्वराज भी नाराज बताई जा रही थी। क्या अब नई सरकार के गठन को लेकर जो जद्दोजहद चल रही है, बीजेपी के अंदर नेताओं की बैठक हो रही है, क्या किसी तरह की कोई खींचतान है? देखिए, खींचतान कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस वालों की एक मनगढ़ंत कहानी बन गई है कल से कि सुषमा जी नहीं पहुंची हैं या फलाने नेताजी यहाँ नहीं पहुंचे या चर्चा में नहीं आए। ये सारी मनगढ़ंत कहानी जो है कांग्रेस वालों ने बनाई है। इनको तो ऐसी खुशी लग रही है कि जैसे कि बीजेपी वाले लड़ेंगे तो इनको कुछ फायदा होगा। अरे भैया, हमारी सत्ता बनने जा रही है, हम चर्चा करके आपस में विचार विमर्श करके अच्छे नेता जो कैसे बैठेंगे, कैसे देश को चलाएंगे, इस बारे में चर्चा कर रही है। और आप बेतुकी बात करते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप बार बार केजरीवाल को बीच में क्यों लाते हैं? एक व्यक्ति जिसका अस्तित्व ही देश में नहीं है, जिसे जनता अभी बता देगी बनारस में उनका क्या पोजीशन होने वाली है, और जिनकी सत्ता आए, सत्ता तो दूर कर, सत्ता तो आने का कोई चांस ही नहीं था, जिनकी कितनी सीट आएगी आप देख लेना। आप जो बार बार कह रहे हैं ना कि नहीं वो जनता जो है ऐसी है वैसी है, आप सारी बातें गलत बता रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो। मोदी जी हिटलर शाही राज कर रहे हैं। जिस तरह से अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों को हटा रहे हैं, उसी तरह का राज करेंगे। ये देश की जनता के समझ में आ जाएगी और साल 2 साल में केजरीवाल जी की तरफ से ही ठीक है हटना पड़ेगा और फिर से कांग्रेस पार्टी ही देश को संभालेगी। ये महंगाई की मुद्दा को मैं भी मानता हूं कि महंगाई को ऐसे जनता परेशान है, इसलिए बदलाव का एक रास्ता ठीक है, के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। अगर ऐसा किया होगा बदलाव तो आप अच्छा काम करिए, कांग्रेस पार्टी आपका स्वागत करेगी अगर आप आते हैं तो। कांग्रेस का प्रदर्शन जो रहा है, कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा है, कहीं ना कहीं क्या आप एक वजह ये भी मानते हैं कि प्रचार तंत्र उतना मजबूत नहीं हो पाया कांग्रेस के अंदर? राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रचार की जो कमान थी उन्होंने संभाली थी, लेकिन वो उतना जोश कार्यकर्ताओं में नहीं भर पाए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने प्रचार कमान संभाली और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक हवा खड़ी कर दी। आप कहीं ना कहीं क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में
वो कमी महसूस करते हैं, नेतृत्व विहीन राहुल गांधी महसूस करते हैं आप? नहीं मैडम, हम काम पर विश्वास रखते हैं, विकास पर विश्वास रखते हैं और हमारा काम जनता खुद देख रही है, उसको करेगी, इस विश्वास के साथ काम करते हैं। हमारे माननीय संजय अनुपम जी उत्तर मुंबई में जितना काम किए हैं, जो लोग बीजेपी को भी वोट डालते हैं वो भी कहते हैं कि संजय अनुपम जी के इतना कोई सांसद काम आज तक नहीं किया है। तो हम लोग काम पर विश्वास करते हैं, प्रचार पर विश्वास नहीं करते। झूठा प्रचार करने वाले केजरीवाल जी आए, हट गए, वैसे ये भी आए झूठा प्रचार करने वाले, झूठा वादा करने वाले, और जनता गवाह है कि साल 2 साल में अगर ये काम पूरा नहीं करेंगे, अपना वादा पूरा नहीं करेंगे, तो इनको भी उसी तरह से जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रचार में आप मानते हैं कि कमी रह गई है, क्योंकि उस तरह का प्रचार तो नहीं किए जिस तरह से करना मोदी जी प्रियंका किए गांधी भी जब हैं, वैसा सामने प्रचार आई तो नहीं वो बहुत ही किए। आखिरी हम लोग चरणों अपना में सामने आई। काम के ऊपर ही रह गए कि हम काम करते हैं, हमको जनता चुन के देगी। झूठा प्रचार जिस तरह से केजरीवाल जी ने किया था, जिस तरह से मोदी जी ने किया है, उस तरह का प्रचार कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। चलिए, और इस पर विश्वास भी नहीं करते ऐसे प्रचार। चलिए ठीक है, आप प्रचार में विश्वास नहीं करते हैं। इस वक्त सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी संजय मिश्रा लोगों के बीच मौजूद हैं। लोगों की क्या राय है, क्योंकि कल 16 मई को नतीजे सामने आने के बाद क्या लोगों को उनकी तकलीफों से, उनकी समस्याओं से निजात मिल पाएगी? बहुत सी उम्मीदें इन लोगों के पास है, इनके मन में जगी हुई हैं कि क्या नई सरकार उन उम्मीदों को पूरा कर पाती है या नहीं, या उनकी जो समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उनसे निजात दिला पाती है नहीं। तमाम सवाल जनता के मन में उठ रहे हैं। सीधे रुख करेंगे संजय का। संजय, आप लोगों के बीच मौजूद हैं, बहुत से मुद्दे हमने उठाए हैं, उनका मन टटोलने की कोशिश की है लोगों का, लेकिन क्या कहना है लोगों का इस बारे में कि एक सरकार दिल्ली में भी बनी थी, कुछ दिन पहले हमने देखा था केजरीवाल जी जिस तरीके से उनका हाइप एकदम से हुआ और फिर कुछ ही दिनों में वो सत्ता छोड़ के चल दिए। लोगों का क्या कहना है कि एक स्थायी सरकार कितनी जरूरी है और कितनी उम्मीद करते हैं कि एक स्थायी सरकार लोगों को मिलेगी ताकि स्थायित्व दे पाए सरकार और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर पाए? बात की जाए तो अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में माने जाते हैं भारतवर्ष के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब, जो 17 मई को राजीनामा देने जाने वाले हैं, चूंकि एक नई सरकार का गठन होना है। लेकिन एक अच्छे अर्थशास्त्री ने क्या इस देश का विकास किया? क्या महंगाई दूर हुई? क्या बेरोजगारी दूर हुई? सूचना अधिकार अधिनियम 2005 यानी आरटीआई, उसका एक उन्होंने दिया जनता को प्रसाद के रूप में। बात की जाए स्वास्थ्य का अधिकार, आवास का अधिकार, तमाम अधिकारों को अमली जामा पहनाने की जब बात आई तो नतीजा निकला सिर्फ ढाक के 3 पात, प्रस्ताव पे प्रस्ताव लागू किए गए, लेकिन जनता को अब तक उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया है। आपसे जानना चाहेंगे अनिल जी, बड़े संक्षेप में बताएंगे आप कि इतना कुछ हुआ, नई सरकार से जनता को क्या उम्मीदें हैं? क्या इससे पहले जितनी सरकार बनी, ऐसा तो नहीं है कि एनडीए की पहली बार सरकार बन रही है। इतना जरूर है कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा राज किया है कांग्रेस पार्टी ने, और एक बार फिर कांग्रेस को मुंह खाते देखा जा रहा है। ताजपोशी की बात की जा रही है नरेंद्र मोदी साहब की, चूंकि बड़े पैमाने पर उनकी लहर दिखी गई, सैकड़ों जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया, विशाल भीड़ का एक जनसैलाब उमड़ा। क्या कहेंगे, इतना कुछ होने के बाद जनता के कामों, समस्याओं से जनता को निजात मिल पाएगी? मैं समझता हूँ कि 100% जनता को इस समस्या का निवारण होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो है वो जनता के बीच के ही एक आदमी है। आपने ये देखा होगा कि ये पहली बार देश के इतिहास में, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार एक चाय बेचने वाला लड़का आज देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, ना कि विरासत में मिले हुए प्रधानमंत्री जो है या उस ऑफिस के सेवा करने वाले लोग जो प्रधानमंत्री बने, वैसे लोग नहीं आए हैं कुर्सी पे। क्या कहेंगे रफत साहब? बात तो बिल्कुल सही है, चाय बेचने वाला, लेकिन चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचा, इसके पीछे फाइनेंस कहां से आया, ये सब चीज पर बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है। क्योंकि जो लोग देश को बेचते हैं, जो कुछ भी आया हो, इतना तो तय है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो लोग देश को बेचते हैं उनका सपोर्ट लिया है मोदी जी ने। जो आज लाइट का जो बिल आ रहा है वो पहले 150-200 रुपए आता था, आज 350 से 4,000 रुपए बिल आ रहा है। वही लोग इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और यही लोग ने आज देश को लूट के खाया है। मेरा ऐसा मानना, अगर चलिए मोदी की लहर है, मोदी चाय वाले की लहर है, तो ये मोदी 2 जगह से कैसे लड़ रही है? तो बताइए, इसका मतलब उनके मन में खुद को विश्वास नहीं है कि मैं ये 1 सीट से जीत जाऊंगा। और एक तंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है, वह कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। नहीं, कहीं पर मैं कहता हूँ कितनी जगह पे भी लड़ो, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है
कि मैं ये एक सीट से लड़ूंगा तो एक सीट से जीत सकता हूं, ये विश्वास आपके अंदर खुद को नहीं है। और जब आपको खुद को विश्वास नहीं है, दो सीट से लड़ रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान को जीत के ले जाओगे? ये टाई फिश हो जाएगा, कल इतने बजे तक मालूम पड़ जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अगर इनको इतनी बीजेपी की लहर बनाना थी, मोदी लहर, तो इन्होंने गुजरात की सीट क्यों नहीं छोड़ी? इतने लालची आदमी हैं ये कि इनको खुद को मालूम था 2 सीट से लड़ूंगा, अगर वायदी वे 2 सीट से नहीं जीत पाया या हिंदुस्तान में मेरी सरकार नहीं बन पाई तो कम से कम एक राज्य का प्रधान तो बना रहा हूं। ये इतने लालची आदमी है और ये लालच के कारण ही आज देश बिक रहा है। आज देश का अभिव्यक्ति की आजादी है इस भारतवर्ष में। लोकतांत्रिक कहे जाने वाला यह भारतवर्ष, यहाँ हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी बातों को रख सकता है। लेकिन तमाम वह नेता जो लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव मैदान में कूदे थे, तमाम लोगों का जो भाग्य है वह उस ईवीएम मशीन में कैद है। और जब 16 मई का दिन सामने आएगा तो तमाम लोगों का भाग्य कैसे उदय होगा यह देखा जाएगा। आप जानना चाहेंगे? मैं ये कह रहा था, हमारी इंदिरा गांधी भी एक बार हारी थी इलेक्शन, बहुत बुरी तरह हराई थी जनता पार्टी ने। उस टाइम पे भी बीजेपी वाले बहुत चढ़ चुड़ के सब कुछ करके बोले थे। क्या हुआ उसके बाद में? क्या हुआ? मेजोरिटी में, इतनी मेजोरिटी में जनता पार्टी आई थी कि पूछने की बात नहीं। उस टाइम तो पोलिंग ये चलो कुछ नहीं था, लेकिन उस जमाने की बात तो। और उसके बाद इंदिरा गांधी जो जीत के आई तो इनको झाड़ू वाला अरविंद केजरीवाल भी भाग गया था कहीं पे। जी। में बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा आदमी अगर हार सकता है, जिसने संविधान की रचना की है, तो आप इंदिरा गांधी तो दूर की बात कर रहे हो विनोद जी। जी कुछ कह रहे थे आप? सर जी, आप ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आज, कल आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत के आ रहा है, कौन नहीं जीत के आ रहा है। ये तो बात माननी है। आपके इस प्रोपेगेंडे के पीछे वजह क्या है कि आप गुमराह क्यों कर रहे हैं गवर्नमेंट प्रजा को? जी बिल्कुल कुछ कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए, इस इलेक्शन में पहले तो ये होता था कि वोटर बेचारे, लेकिन यहाँ पर शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसका दबदबा बड़े पैमाने पर है, लेकिन उसमें भी सेंधमारी करने के लिए कहीं न कहीं से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तमाम उम्मीदवार अपने अपने चुनाव क्षेत्र से उतारे गए। लेकिन इस बार राज ठाकरे साहब ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्थापना दिवस के दिन षणमुखानंद हॉल से यह घोषणा की थी कि उनके उम्मीदवार यदि जीत के आते हैं तो नरेंद्र मोदी को बड़े पैमाने पर अपना समर्थन करेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ जिन जिन चुनाव क्षेत्र में शिवसेना के उम्मीदवार उतारे गए, वहां से मनसे के भी उम्मीदवार उतारे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जहां से उतारे गए, वहां मनसे ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा। लेकिन यदि आप चाहते हैं समर्थन करना तो आपको तो खुलकर सामने आना चाहिए। एक तरफ आप मार रहे हैं, दूसरी तरफ आप रोने भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जो समीकरण है वह क्या होगी, यह देखने वाली बात होगी। सुष्मिता, बिल्कुल जाहिर है समीकरण देखने वाली बात होगी और जनता के मन में तमाम सवाल है। सवालों के जवाब कुछ ही दिन में मिलेंगे। कल 16 मई को नतीजे आएंगे मतपेटियों से। जब उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लिखा जाएगा तब इन तमाम सवालों के जवाब मिलने तय होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका इस पूरी बातचीत के लिए, लोगों का मिजाज हम तक पहुंचाने के लिए। लोगों के बीच संजय मौजूद थे। कुछ मोदी समर्थक हैं, कुछ मोदी विरोधी हैं, कुछ एग्जिट पोल्स के नतीजों को मानने के लिए तैयार है, कुछ इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन जनता का मुद्दा यही है कि जो जनता के सरोकार हैं उनको ध्यान रखने वाली, उनको प्राथमिकताएं देने वाली सरकार हो जो वाकई जनता के मुद्दों को समझे और उन्हें सुलझाने की कोशिश करे। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। ज्ञानमूर्ति जी, अगर एग्जिट पोल्स के नतीजों को हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी जो है और शिवसेना का गठबंधन है उससे काफी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 27 से 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप मानते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बड़ी उपलब्धि है, चूंकि महाराष्ट्र में इतने सालों से कांग्रेस एनसीपी की सरकार है और ऐसे में बीजेपी अगर वापसी करती है, बीजेपी यहाँ पर सत्ता पर काबिज होती है, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी बीजेपी के लिए और इसमें आप मोदी जी को जिम्मेदार मानते हैं? बेशक पूरे देश में जैसे मोदी जी की लहर चल पड़ी है, वैसे महाराष्ट्र में भी मोदी जी की लहर चल पड़ी है। आपने देखा मुंबई में मोदी जी की 2 जनसभाएं हुई, इससे और भी बाकी पूरे महाराष्ट्र में बहुत जगहों पे उनकी जनसभाएं हुई। लाखों की तादाद में लोग उनकी सभाओं में गए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं छोटी मोटी सभाएं हुई हो, उनकी छोटी सी सभा भी होती है। जैसे बनारस में उनको परमिशन नहीं दिया गया और सिर्फ वो वहां से उस रास्ते से गुजरे थे तो लाखों लोग वहां जमा हो गए थे। देखिए सुष्मिता जी कि पूरे देश में मोदी जी की एक लहर चली हुई है। लोग उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि देश में जो महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद की इन सब मुद्दों पे जो कांग्रेस फेल हो चुकी है, इन सबको वो काबू पाएंगे और देश को एक अच्छी सरकार और
स्थिर सरकार देंगे, मतलब ये स्थिर सरकार देंगे और देश में अच्छा काम होगा। मैं एक मिनट और आपका लेना चाहूंगा कि दर्शक में से कुछ एक भाई थे, हाजी साहब थे, वो कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे कि ये कह रहे थे कि नहीं, एक चाय बेचने वाला कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है, कहां से उसने पैसा लाया। यही बात मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने इस देश को अपने बाप की बपोती समझ के रखी है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ नेहरू और गांधी परिवार के लोग ही राज कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और जब से मोदी जी आगे आए हैं, एक साधारण व्यक्ति, एक आम आदमी जो व्यक्ति आगे आकर के प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंच रहा है, ये बात कांग्रेस के लोगों से पच नहीं रही है। और आपके एक संजय मिश्रा जी ने सवाल बताया कि मनमोहन सिंह जी अच्छे अर्थशास्त्री होते हुए भी वो विफल रहे। वो इसलिए विफल रहे कि भ्रष्टाचार में वो लिप्त रहे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भरे भ्रष्टाचार में वो लिप्त नहीं थे। जैसे कहते हैं ना, अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहने वाला गुनहगार होता है, उसी तरीके से मनमोहन सिंह जी गुनहगार हैं, क्योंकि उनके आंखों के नीचे कोयला घोटाला, 2G स्कैम, 3G स्कैम, ऐसे कितने सारे CWG स्कैम, कितने सारे घोटाले होते रहे, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी रही और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वो अर्थशास्त्री होते हुए इसलिए फेल हुए कि उन्होंने कुछ अपना काम करते हुए दिखाया नहीं। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहे थे, संजय मिश्रा जी कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कुशल नेतृत्व होते हुए भी, एक सक्षम व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने क्या कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने 5 जीवन की वस्तुएं, जो खाने पीने की चीज वस्तुएं थी, वो 5 साल तक उसका दाम बढ़ने नहीं दिया था। और आम जनता को जो सिलेंडर थे, रसोई गैस के सिलेंडर, वो फ्रीली मिलते थे। घरों में एक नहीं 2-2 सिलेंडर लोगों के पास रहा करता था। उसके दाम बढ़ते थे, लेकिन बड़े कम दाम बढ़े थे और लोगों को कभी महंगाई का मतलब यह अनुभव नहीं होने दिया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण सड़क योजना चलाई, जिसमें गाँव को सड़क से जोड़ा। हाँ, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की तमाम उपलब्धियां हैं। देश को उन्होंने विश्व में, देश में, जयप्रकाश जी एक बात सुन लीजिए, देश को उन्होंने विश्व में बहुत बड़ी उपलब्धि दी। पोखरण में उन्होंने अणु विस्फोट करके पूरे विश्व को बता दिया कि देश हमारा जो है एक सक्षम है। कारगिल में भी आपके वजह से हुआ। आपने पाकिस्तान के सामने नतमस्तक हो गए थे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर हुआ था। इतना चढ़ा लिया था, आलू और प्याज का दाम 60 रुपया किलो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर हुआ था। ठीक है, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते हुए पकड़ा गया और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेस वालों अपने चश्मे बदलो, आपका देश अच्छा दिखेगा, आपको मोदी जी अच्छे दिखेंगे, आपको देश में प्रगति दिखेगी। आप अपने कार्य चश्मे से देख रहे हो, इसलिए आपको गलत दिख रहा है। उसको आप देख नहीं रहे हैं। जयप्रकाश जी, अगर कांग्रेस, जैसा कि एग्जिट पोल्स के नतीजे दिखाते हैं, कांग्रेस नुकसान में जाते हुए दिख रही है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र की राजनीति में इतने साल से काबिज है कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन, ऐसे में कांग्रेस को ये नुकसान, कांग्रेस का ये खराब प्रदर्शन, इसकी वजह आप महाराष्ट्र की राजनीति से जोड़कर देखेंगे, या फिर ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर केंद्र सरकार के विरुद्ध लोगों का गुस्सा है महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर, उसे जिम्मेदार मानेंगे? मैडम, एक तो परिवर्तन का लहर जनता में आता ही है कि भाई ये इतना दिन किए, और महंगाई तो एक मुद्दा ही है जिसको हर आदमी उससे त्रस्त है, महंगाई यानी से। केंद्र सरकार का जो गुस्सा है वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भी अगर वही जनता के हाथ में दूसरा क्या होता है, एक परिवर्तन करके देखना चाहता है कि अगर इनको लाऊं, ये देखूं ये क्या कर रहे हैं। केजरीवाल की तरह से लोग किसी को बहकावे में आकर के लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आपके बहकावे में केजरीवाल आए थे और आपके बहकावे में ला करके परिवर्तन जनता चाहती है। मोदी जी को 60 महीने दे दीजिए। ये क्या करते हैं, क्योंकि 10 साल पहले तो इतने अच्छे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी सब कुछ कमांड नहीं कर पाए। 60 वर्ष राज ये क्या करेंगे जो 2 तरह के चेहरा रखे हैं। 60 महीने दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा मोदी जी क्या है। जब हिंदू इनको एक सत्कार कर रहा है तो स्वीकार कर रहे हैं, एक मुसलमान टोपी पहना रहा है तो इनकार कर रहे हैं। इस तरह का राजनीति करने वाला आदमी देश के साथ किस तरह से सबको लेकर चलेगा, इसकी जनता और कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रहा है। हम विकास की बात करते हैं, ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं। आपने मंदिर बनाने के नाम पर 370 धारा हटाने के नाम पर, इस तरह के तमाम बहकावे वाली बात पर आपने सत्ता पाने का कोशिश कर रहे हैं। ज्ञानमूर्ति जी, आप संक्षेप में आप उसको करिए। जब सरकार बनाने की तैयारी बीजेपी के अंदर अच्छे काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी, लेकिन आपका हाल केजरीवाल जैसा होगा या पूरा जयप्रकाश जी, मैं ज्ञानमूर्ति जी से सवाल लेना चाहती हूँ अगला, बहुत संक्षेप में, कि अब जब नए सरकार बनाने की जो कवायद चल रही है, ऐसे में अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है क्लियर मेजॉरिटी में, तो क्या बीजू जनता दल और एआईएडीएम के जैसे समर्थन के संकेत मिल रहे हैं, तो इन पार्टियों से समर्थन, सहयोगी पार्टियों से बातचीत की ये कवायद भी चल रही है? देखिए, राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में व मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए का एक गठबंधन बना हुआ है, चुनाव के पहले से भी और चुनाव के बाद में भी, कल ही मतलब घोषणा ये कर दी गई थी कि जिस किसी दल को हमारे एनडीए में आना होगा उसका स्वागत है, और वो दल आ जाए, हम उसको रोकने वाले नहीं हैं। हम सभी का स्वागत करें क्योंकि हम देश का विकास करना चाहते हैं। जो आपने सवाल पूछा कि सीटें कम पड़ जाएंगी,
आप विश्वास करिए, कल आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि बीजेपी को अकेले बिल्कुल। 250 से अधिक सीटें बिल्कुल, मिलने तो वाली बीजेपी हैं। पूरी तरह गठबंधन से के लोग उसके साथ में आश्वस्त रहेंगे। है कि क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी, सीटें कम पड़ने की गुंजाइश नहीं है। क्लियर मेजॉरिटी में आकर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। एग्जिट पोल्स के नतीजे ये बताते, लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजे सच के कितने करीब साबित होते हैं, ये कल यानी 16 मई को ही सामने आएगा, जब मत पेटियों का पिटारा खुलेगा और उम्मीदवारों की किस्मत सामने आएगी। कल का इंतजार करेंगे और कल हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।